हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनुपम पांडे एक बार फिर आपका फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है कोरियोलिस फोर्स, जिसे हम कोरियोलिस बल भी कहते हैं। आज के लर्निंग आउटकम्स, हमारे लेक्चर के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहला हम ये समझेंगे कि कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट ये होता क्या है, और दूसरा हम देखेंगे कि कोरियोलिस फोर्स के कौन से वो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, जिनकी वजह से कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है, और कोरियोलिस फोर्स को कौन से फैक्टर्स हैं जो उसमें परिवर्तन लाते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। तो ये दो बातें हम लोग प्रमुख तौर से देखेंगे आज। सबसे पहले कोरियोलिस फोर्स ये होता क्या है। कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट इज द डिफ्लेक्शन फेल्ट ऑन मूविंग विंड एंड ओशन करंट्स ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन। पृथ्वी के रोटेशन या घूर्णन की वजह से जो हमारी पवनें चल रही हैं, महासागरीय जलधाराएं चल रही हैं, उनके ऊपर एक डिफ्लेक्शन होता है, उनके अंदर एक विक्षेपण होता है, उनकी दिशा में परिवर्तन आता है। क्यों? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से वो अपनी जिस दिशा में जा रही है उसके अंदर कुछ परिवर्तन आता है। क्यों आता है, कैसे परिवर्तन आता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। और इसी पूरे जो डिफ्लेक्शन है या जो विक्षेपण है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, इसके प्रभाव को हम लोग कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। कोरियोलिस फोर्स नॉट ओनली डिटरमाइंस द डायरेक्शन of winds and ocean currents but also alters the movement of missiles and bullets fired over long range। मतलब ये कि जो कोरियोलिस फोर्स है, इसकी वजह से न सिर्फ पवनों की और जो महासागरीय जलधाराएं हैं उनकी दिशा में परिवर्तन आता है, उनकी दिशा में विक्षेपण होता है, बल्कि जो हम लोग मिसाइल्स या जो लॉन्ग रेंज की गोलियां या तोप के गोले टैंक से फायर करते हैं, इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो जब इनका भी हम लोग प्रयोग करें तो कोरियोलिस फोर्स को कंसिडरेशन में ध्यान में रखना पड़ता है। अब कोरियोलिस इफेक्ट को समझते हैं। देखिए यहाँ पर दो फिगर हैं, एक है फिगर 1 और ये है फिगर 2 बगल में। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पहला फिगर में जो अर्थ है ये स्टैटिक है, मतलब ये रुकी हुई है, और जो दूसरा है इसमें पृथ्वी रोटेट कर रही है। हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है ए जो नॉर्थ पोल पर है, और इसको यहाँ पर भूमध्य रेखा पर आना है पोजीशन बी पर, यहाँ इसको पहुँचना है। देखिए ये बीच में पीली लाइन को फॉलो कर रहा है, येलो कलर की जो लाइन है, और ये येलो कलर की लाइन एक देशांतर रेखा को, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड को फॉलो कर रही है। तो अगर अर्थ स्टैटिक होती, रुकी रहती, तो ये जिस देशांतर से चलती उसी देशांतर से होती हुई ये भूमध्य रेखा पर पहुंच जाती। लेकिन अब फिगर 2 में देखें हम लोग, यहाँ पर अर्थ रोटेट कर रही है, तो इस चीज़ को, जो ये पॉइंट ए था, बॉडी ए था, इसको यहाँ पर आना है बी पर। अगर ये स्टैटिक होता जैसा हमने फिगर 1 में देखा, तो ये इस रास्ते से किसी एक देशांतर को होते हुए और बी पर पहुँच जाती। लेकिन चूँकि पृथ्वी रोटेट कर रही है, इसमें घूर्णन हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ से ये चली तो ए पोजीशन से बी के लिए, लेकिन जब तक ये यहाँ पर भूमध्य रेखा पर, ये इक्वेटर पर नीचे यहाँ पर पहुँचती है, तब तक इक्वेटर का हिस्सा रोटेट करके आगे बढ़ गया, मतलब जो बी पॉइंट था वो आगे बढ़ गया। और ये चीज़ जो ए से बी के लिए चली थी वो बी पर ना आकर के ये सी पोजीशन पे आती है, और ये सी पोजीशन बी पोजीशन से थोड़ा सा पीछे है। ये इफ़ेक्ट आता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। अगर ये रोटेट नहीं कर रही होती, घूर्णन नहीं होता, तो ये ए से चल कर के सीधे बी में आती, जैसा कि फिगर 1 में था। लेकिन फिगर 2 में चूंकि ये रोटेट कर रही है, तो ये बी पोजीशन पर नहीं पहुंच करके उसके थोड़ा सा पीछे पहुंचती है। क्यों? क्योंकि जो बी पोजीशन थी, जब तक ये पोल से इक्वेटर तक पहुंचती है, इस बीच में जो अर्थ है इक्वेटर पर, वो रोटेट करके आगे बढ़ गई, तो ये सी पोजीशन पर पहुंचती है। तो हम लोग देखें, अब अगर हम लोग इसका मूवमेंट देखें, तो ये सीधे ना जा करके एक कर्व्ड, एक तिरछे डिफ्लेक्टेड पाथ में पहुंचती है। इसका जो रास्ता है उसमें हम देखेंगे दिशा में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन या विक्षेपण हुआ है, और इसी को हम लोग कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। ये क्यों काम करता है?
और ये अलग अलग स्थानों पर कैसे वर्क करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका क्या प्रभाव है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या प्रभाव है, इन बातों को हम लोग अब समझेंगे आगे। कोरियोलिस इफेक्ट को एक बार हम लोग पोलर व्यू से भी देखें कि अगर ध्रुव के ऊपर से देखते हैं तो ये किस तरीके से है। देखिए यहाँ पर भी दो फिगर हैं, पहले के फिगर की तरह, फिगर 1 और फिगर 2। ये फिगर 1 है जब अर्थ स्टैटिक है, और फिगर 2 है जहाँ पर अर्थ रोटेट कर रही है। अर्थ का रोटेशन हो रहा है, इसका घूर्णन हो रहा है, रोटेशन। अगर अर्थ स्टैटिक है, देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पर, ये नॉर्थ पोल है। यहाँ से अगर किसी चीज़ को ये बाहर की तरफ, ये इक्वेटर है, ये जो बाहर की लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ इक्वेटर पर आना है। अगर अर्थ स्टैटिक होती तो ये किसी भी एक देशांतर को, एक लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड को लेकर के और सीधे पहुँच जाता इक्वेटर पर। ये पहला केस था जब अर्थ स्टैटिक थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, अर्थ रोटेट कर रही है। यहाँ से देखिए नॉर्थ पोल से, सेंट्रल पार्ट से वही ऑब्जेक्ट है, वो चलता है इक्वेटर के लिए, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा की तरफ चलता है। उसको पहुँचना था इस जगह पर। अगर अर्थ स्टैटिक होती तो ये इस लाइन को लेकर के सीधे एक देशांतर रेखा को पकड़ करके ये भूमध्य रेखा तक आ जाता। लेकिन चूंकि अर्थ रोटेट कर रही है, तो जब तक ये पोल से, नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक पहुंचता, तब तक वो जगह आगे रोटेट कर गई। तो ये आगे बढ़ गई यहाँ से, देखिए ये आगे बढ़ गया चूँकि अर्थ रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट उसी देशांतर पर ना पहुँच करके उसके थोड़ा सा पीछे की तरफ, या यूँ कह लीजिए उसके थोड़ा सा वेस्ट की तरफ पहुँचता है। और अगर इसका पूरा पाथ देखेंगे तो ये पाथ ऐसा लगता है जैसे मुड़ गया है, ये डिफ्लेक्ट हो गया है, इसमें विक्षेपण हो गया है। यही जो विक्षेपण, ये जो शिफ्टिंग हो रही है, जो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसी को हम लोग कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं, जिसको हम लोगों ने पोलर व्यू से देखा। आइए अब समझते हैं कि कोरियोलिस फोर्स होता क्या है, क्या होता है और ये होता क्यों है। कि यहाँ पर हमने एक एंगल बनाया है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री इसका एंगल है। इसको अगर हम नाम दे देते हैं यहाँ से ए, ओ और बी। अब इस एंगल में देखिए, अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से, एक लाइन और यहाँ खींचते हैं, और इनको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर, ये सी और डी कर देते हैं, ये ई और एफ है, ये जी और एच है। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ ओ से लेकर के बी तक में, जिसमें बीच में जी, ई, सी, ये जगह रोटेट करके पहुँच रही है। 30 डिग्रीज़ का इसमें रोटेशन हुआ है, और ये पहुँच रही कहाँ पर, ओ और ए के लाइन पर, जिसके बीच में डी है, एफ है और एच है। इस फिगर को अगर हम लोग देखें तो देखिए इसमें जो एंगुलर चेंज हुआ है, जो कोण में चेंज हुआ है, वो 30 डिग्री का है, और वो पूरा बराबर है ओ से लेकर के बी और ओ से लेकर के ए के बीच में। ये 30 डिग्री इसका रोटेशन हुआ है। लेकिन अब अगर हम लोग डिस्टेंस देखें तो देखिए ये डिस्टेंस जो जी से लेकर के एच है, ये कहीं छोटा है एज़ कम्पेयर टू ए से लेकर के बी के डिस्टेंस को। अब देखिए इस रोटेशन में टाइम मान लीजिए लगता है ये 2 घंटे, 2 आवर्स लगा है। 2 घंटे में ये 30 डिग्री घूमा है, जो कि अर्थ घूमती है। 2 घंटे में 30 डिग्री अपने एक्सेस पर ये इसका घूर्णन हुआ, इसका रोटेशन हुआ। लेकिन अब जो ये स्थिति है, जो ओ वाली स्थिति है, देखिए ये पोल्स के पास की है। मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है, और ये आपका जो जी और एच है ये 70 डिग्रीज़ है, ये 50 डिग्रीज़ है, यहाँ पर 30 डिग्रीज़ है, और ये 0 डिग्रीज़ इक्वेटर है, या 10 डिग्री भी आप कह सकते हैं। मान लीजिए कि ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री नॉर्थ है। तो अब देखिए इस पूरे में हर अक्षांश पे, हर लैटिट्यूड पे जो एंगुलर चेंज हुआ है, जो कोण में चेंज हुआ है, वो बराबर है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस नापेंगे तो 10 डिग्री पर
बी से लेकर के ए तक में ये डिस्टेंस, ये जो आपका D1 है, ये कहीं ज़्यादा है D3 से। जो D3 है ये कहीं छोटा है एज़ कम्पेयर टू D1 के। मतलब ये कि टाइम उतना ही लगा, 2 घंटे में ही ये पूरा चेंज हुआ। लेकिन यहाँ पर जो G और H के बीच का अंतर है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझने के लिए कि 2 घंटे में ये 100 किलोमीटर चला मान लीजिए, और यहाँ पर A से B के बीच में टाइम 2 घंटे ही लगा, लेकिन ये ट्रैवल किया 400 किलोमीटर। तो हम देखते हैं कि A से B के बीच में एंगुलर वेलोसिटी, जो कोणीय गति है, वो तो सबकी बराबर है, लेकिन जो वेलोसिटी है, या सिर्फ अगर हम लोग गति की बात करें तो पोल्स के पास जो रोटेशन की, आप कह सकते हैं घूर्णन की जो गति है, उसका जो वेग है वो कहीं कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपके निम्न अक्षांश होते हैं, जो इक्वेटर या उसके पास के होते हैं। या यूँ हम लोग कह लें कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, सब जगह बराबर होती है। लेकिन जो सिंपल वेलोसिटी होती है, वो पोल से इक्वेटर की तरफ जाने पर लगातार इंक्रीज करती जाती है। और ये मैक्सिमम कहाँ पर होगी? इक्वेटर पर। ये वेलोसिटी ये मैक्सिमम होती है 0 डिग्रीज पर, और मिनिमम होती है ये पोल्स पर, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो। अब इसी बात को हम लोग ज़रा ग्लोब पर भी देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग कोरियोलिस फोर्स। देखिए ये सेंट्रल पार्ट है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, देखिए ये बीच में लिखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल है। और ये यहाँ सबसे जो बाहर का हिस्सा है, यहाँ पर देखिए ये इक्वेटर लिखा हुआ है। इसके बाद ये 20 डिग्री है, यहाँ पे ये 40 डिग्री है और 60 डिग्री है। अब देखिए ये जो ब्लैक एरो है ये शो कर रहा है, ये जो ब्लैक एरो है ये शो कर रहा है अर्थ के रोटेशन की वेलोसिटी को। देखिए नॉर्थ पोल के पास यहाँ पर ये लगभग 60 डिग्री नॉर्थ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है? ये है 838 किलोमीटर्स पर आवर, 838 किलोमीटर पर आवर है। और यही चीज़ जब हम 30 डिग्री के आसपास जाते हैं तो ये 1450 हो गई। देखिए यहाँ पर ये 1450 हो गई। और जब इक्वेटर पर पहुँचते हैं तो ये जो वेलोसिटी है ये 1675 किलोमीटर्स पर आवर हो गई। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं, उत्तरी ध्रुव से या पोल से ध्रुव से हम लोग भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर 838 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर 1450 किलोमीटर पर आवर हो गई, और भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर ये 1675 हो गई। मतलब जो वेलोसिटी है ये बढ़ती गई। यहाँ पर फिर एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हमने पिछले स्लाइड में बताया कि पोल से इक्वेटर की तरफ जाने पे वेलोसिटी बढ़ती जाती है, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो कोणीय गति है, वो हर अक्षांश पर बराबर होती है। आइए अब कोरियोलिस फोर्स को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 7 लाइन बना रखी हैं। एक ब्लैक लाइन है बीच में, उसके दोनों तरफ रेड लाइन है, उसके और आगे जाने पे दोनों तरफ ग्रीन लाइन है, और एकदम अंत में लाइट ब्राउन कलर की लाइन है। मान लीजिए कि ये सब अलग अलग, ये 7 ट्रेन्स हैं जो अलग अलग वेलोसिटी से लेकिन एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रही है। मतलब ये कि इन सब की जो डायरेक्शन है वो एक ही है, ये एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। अब इसमें जो बीच की ब्लैक ट्रेन है, जो ब्लैक लाइन है, इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। मान लीजिए कि ये 160 किलोमीटर पर आवर है। इसके ऊपर जो रेड है दोनों तरफ, उसकी वेलोसिटी 120 किलोमीटर पर आवर है दोनों तरफ, 120 किलोमीटर्स पर आवर। इसके बाद जो ग्रीन है उसकी वेलोसिटी 80 किलोमीटर्स पर आवर है दोनों तरफ पर आवर है। और जो सबसे किनारे है इसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर्स पर आवर है, और यहाँ पर भी ये 40 किलोमीटर्स पर आवर है, और ये सब एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं।
अब मान लीजिए कि ये सारी ट्रेनें एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर इस ब्लू वाली लाइन पर, यहाँ पर इस जगह पर मान लीजिए हम आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से किसी पैसेंजर को सामने ये जो ब्लैक वाली ट्रेन चल रही है, यहाँ पर उसे फेंक करके कोई सामान देना है। मान लीजिए अगल बगल लाइन पर चल रही है और उसको फेंक करके देना है, तो उसने इस तरीके से निशाना लगा करके फेंका कि ये इसको मिल जाए। अगर ये दोनों ट्रेन एक बराबर स्पीड से चल रही होती, अगर रेड वाले की स्पीड 160 होती या ब्लैक वाले की स्पीड 120 होती, मतलब अगर इन दोनों ट्रेन्स की वेलोसिटी बराबर होती, तो आप इस चीज़ को फेंक करके सामान को दे सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे कि आप एक ही ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और आपने एक सीट से दूसरी सीट पर सामान भेजा, तो आप जहाँ भेजेंगे सामान वहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि दोनों लोग एक ही दिशा में, एक ही रफ्तार से आगे की तरफ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए स्पीड में डिफरेंस है। जो रेड वाली ट्रेन है ये ब्लैक वाली ट्रेन के कंपैरेटिवली स्लो चल रही है, या ब्लैक वाली इसके कंपैरिजन में तेज़ चल रही है। तो जब आप रेड ट्रेन से ब्लैक की तरफ भेजेंगे, क्योंकि ब्लैक की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो जब तक आप इसको भेजेंगे तो इसका ये सामने का हिस्सा आगे निकल जाएगा और आपका जो सामान है जो आपने फेंका वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा। ये थोड़ा सा पीछे की तरफ इसके पहुंचेगा। यही स्थिति मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर है इस ब्लू लाइन पर चले, ब्राउन लाइन पर चले जाइए। यहाँ पर वेलोसिटी 40 है और यहाँ पर वेलोसिटी 80 है। अगर आप यहाँ से यहाँ की तरफ फेंकेंगे तो ये सीधे ना आकर के थोड़ा सा पीछे पहुँचेगा। अब अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर रेड से हम ग्रीन की तरफ भेजते हैं, मान लिया रेड से ग्रीन की तरफ भेजते हैं, यहाँ पे ये हमको भेजना है, तो यहाँ पर रेड की वेलोसिटी ज़्यादा है और जो ग्रीन है उसकी वेलोसिटी कम है। तो जब आप यहाँ से चीज़ को भेजेंगे तो ये सीधे न जा कर के ये इसके थोड़ा सा आगे पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि रेड की वेलोसिटी ग्रीन से ज़्यादा है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, देखिए ये हो रहा है किधर की तरफ, टुवर्ड्स राइट हो रहा है, अपने से दाहिने की तरफ। यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन जो आप कह सकते हैं विक्षेपण है वो अपने से थोड़ा सा राइट की तरफ हो रहा है, और यहाँ पर भी देखिए जो डिफ्लेक्शन है दैट इज़ टुवर्ड्स राइट। अब ज़रा हम लोग नीचे की ट्रेन्स को देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस रेड से आपको यहाँ भेजना है ब्लैक पर। रेड की वेलोसिटी कितनी है, 120 है, और इसकी वेलोसिटी ब्लैक की 160 है, तो ये सीधे नहीं जा करके ये इसके थोड़ा सा पीछे पहुँचेगा। इसी तरीके से अगर आप ये ब्राउन लाइन से यहाँ से अगर आप ग्रीन पर भेजते हैं तो ये सीधे नहीं पहुँच करके, क्योंकि जो आपका ब्राउन लाइन है इसकी वेलोसिटी 40 है और इसकी वेलोसिटी 80 है, तो ये सीधे नहीं पहुँच करके ये थोड़ा सा पीछे पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन वाली ट्रेन थोड़ा सा आगे निकल जाएगी। अब अगर रेड से आपको इधर ग्रीन की तरफ भेजना है, ध्यान दीजिएगा इसके अंदर रेड की वेलोसिटी 120 है और ग्रीन की 80 है, तो मतलब ग्रीन वाली ट्रेन इसके बराबरी में नहीं पहुंच पाएगी या रेड वाली ट्रेन थोड़ा सा आगे निकल जाएगी। तो आप यहाँ से किसी चीज़ को फेंकेंगे तो ये इसके थोड़ा सा आगे की तरफ पहुँचेगा। अब ज़रा इसमें हम लोग डिफ्लेक्शन देखें तो देखिए इधर ये डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, टुवर्ड्स लेफ़्ट हो रहा है। यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ़्ट हो रहा है, बाईं तरफ हो रहा है, और यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ़्ट हो रहा है। अब अगर हम इन्हीं ट्रेन्स की स्पीड को बढ़ा दें, इसको 1600 कर दें, इसको 1200 कर दें, 800 कर दें, 400 कर दें, और अब अगर हम आपसे ये कहें कि ये ट्रेन्स नहीं, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। कैसे? जो ब्लैक है इसको हम मानते हैं कि 0 डिग्रीज इक्वेटर है, रेड वाला 30 डिग्रीज नॉर्थ है और ये 30 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड है, ये 60 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड है ग्रीन वाला, और ये 60 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड है, और ये जो लाइट ब्राउन कलर का है सबसे अंत में ये 90 डिग्रीज नॉर्थ या नॉर्थ पोल है, और ये 90 डिग्रीज साउथ या साउथ पोल है।
अब ये तो बात हो गई अक्षांश और उन अक्षांशों पे पृथ्वी की रोटेट करने की वेलोसिटी की। इक्वेटर पर लगभग ये 1600 है, इसके बाद 30 डिग्री पर ये 1200 हो गई, और जैसे जैसे हम दोनों ध्रुवों की तरफ जाएंगे ये वेलोसिटी घटती जाती है अलग अलग अक्षांशों पर। अब हमने पिछले लेक्चर में बात किया था प्रेशर और प्रेशर बेल्ट्स की। हमको पता है कि इक्वेटर पर लो प्रेशर का बेल्ट होता है, 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ इन दोनों पर भी लो प्रेशर की बेल्ट है, और 30 डिग्रीज नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ दोनों पे हाई प्रेशर की बेल्ट है, और 90 डिग्रीज नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ इस पर भी हाई प्रेशर की बेल्ट है। जो विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, यहाँ पर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, और पोल से भी ये हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ और हाई से लो प्रेशर की तरफ। यहाँ पर ये विंड्स जो 30 से इक्वेटर की तरफ आती है, 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ से, इनको हम लोग ट्रेड विंड्स बोलते हैं। ये हमारी ट्रेड विंड्स है। इसके बाद 30 से जो 60 की तरफ चलती हैं, इनको हम लोग वेस्टर्लीज या पछुआ पवनें बोलते हैं, और 90 से जो 60 डिग्री नॉर्थ या 60 डिग्री साउथ की तरफ चलती हैं, इसको हम लोग पोलर विंड्स या पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये बेल्ट हो गई हमारी, ये हो गई पोलर ईस्टर्लीज की, ये विंड हो गई वेस्टर्लीज की, और ये हो गई ट्रेड विंड्स की। यहाँ पर भी ये ट्रेड विंड्स हो गई, ये हमारी वेस्टर्लीज हो गई, और ये पोलर ईस्टर्लीज हो गई। मतलब ये कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ट्रेड विंड 30 डिग्रीज नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ चलेंगी, तो देखिए ये अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। इसी तरीके से जब वेस्टर्ली विंड्स 30 डिग्रीज नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ चलेंगी, वहाँ पर जो लो प्रेशर है, तो देखिए एक बार फिर ये अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं वेलोसिटी का, क्योंकि अंतर है हर लैटिट्यूड पे, अभी हम लोगों ने देखा। और जो पोल से हवाएं आ रही हैं, देखिए एक बार जो पोलर ईस्टर्लीज हैं, ये भी जब 90 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ आती हैं, तो ये अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब अगर हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर में चलें, दक्षिणी गोलार्ध में, तो देखिए जब ये 30 डिग्री साउथ से दक्षिण से भूमध्य रेखा की तरफ जा रही हैं, तो ये अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसी तरीके से जब 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ चल रही है, 60 डिग्री साउथ की तरफ चल रही, 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ, तो एक बार फिर से ये डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है। और जब साउथ पोल से 90 डिग्रीज साउथ से जब ये हवाएं जो पोलर विंड्स हैं, जब ये पोल से 60 डिग्री साउथ की तरफ चलती है, तो देखिए ये फिर से एक बार अपने से लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। मतलब ये कि जो कोरियोलिस फोर्स है, इसमें अलग अलग अक्षांशों पे अलग अलग वेलोसिटी होने की वजह से जो हवाएं हैं वो राइट और लेफ़्ट में डिफ्लेक्ट होती है, इनका विक्षेपण होता है। उत्तरी गोलार्ध में ये विक्षेपण अपने से दाहिने की तरफ होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये विक्षेपण, ये डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट होता है, तो टुवर्ड्स लेफ्ट होता है। और इसी चीज़ को कहा गया है फेरल के नियम के रूप में, कि अगर कोई भी हवा का करंट या ओशन करंट अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा तो वो टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट होगा, और अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर में है तो टुवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्ट होगा। और अब बारी आज के मुख्य बिंदुओं की, आज की समरी की। पहला, कोरियोलिस इफेक्ट, इट इज़ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है, रोटेशन की वजह से होता है। दूसरी बात, कोरियोलिस फोर्स ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब ये हुआ कि जब विंड चलती हैं तो ये विंड की वेलोसिटी को, उनकी तीव्रता पर, उनके वेग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सिर्फ उनकी डायरेक्शन को चेंज करता है, उसको ये डिफ्लेक्ट करता है, उसमें ये विक्षेपण करता है। इसके बाद तीसरी बात, कोरियोलिस फोर्स ये ज़ीरो होता है इक्वेटर पर, ये सबसे कम या ज़ीरो होता है इक्वेटर पर, और जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये बढ़ता जाता है। इसके बाद कोरियोलिस फोर्स ये विंड्स को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिने की तरफ, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है,
और लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है ये सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। और एक आखिरी चीज़, कोरियोलिस फोर्स इज़ फेल्ट मोर ऑन फास्ट मूविंग बॉडी, मतलब कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा तेज़ी से चलेगी उसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स उतनी तेज़ी से डिफ्लेक्ट करेगा, उतना ज़्यादा प्रभावी होगा। और जो चीज़ जितनी स्लो रहेगी उस पर कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव भी उतना ही कम होगा। और अगर कोई चीज़ स्टेशनरी है, स्थिर हो गई, तो उसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अंत में बात थिंकिंग ज्योग्राफिकली की। आज का प्रश्न है, हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ विंड चेंज इफ़ इट ट्रैवल्स फ्रॉम 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। मतलब दिसंबर के महीने में अगर कोई विंड 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ की तरफ चलती है तो उसकी डायरेक्शन में किस तरीके के चेंज आएंगे, इसके ऊपर सोचिएगा, विचार करिएगा। और एक अहम बात, अभी तक के लेक्चर्स जितने भी हुए हैं उस पर आपकी जो भी क्वेरीज हो, क्लैरिफिकेशन हो, आपके क्वेश्चंस हो, उनको आप नीचे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर उनको आप मैसेज कर सकते हैं। आगे हम लोग जब भी थिंकिंग ज्योग्राफिकली के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एक अलग सेशन में, तो जो आपकी क्वेरीज हैं उनको भी हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस के साथ में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे।